हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के इस वीडियो में आप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा कोई भी हो, जहां इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर यूपी, पीसीएस और आपका टीजीटी, पीजीटी और अन्य सभी परीक्षाएं जहां इतिहास से संबंधित प्रश्न जीएस, जीके के रूप में आते हैं, वहां भी ये आपको अवश्य ही मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चनों में से पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको सारे कथन पढ़ने होंगे और ये समझना होगा कि कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब पहले दिया है ऑप्शन नंबर ए में, क्या दिया गया है? बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1816 में विद्रोह किया। फिर से आप ध्यान दें अपने क्वेश्चन को, कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है, ना कि सही है। आप इसको भी ध्यान दें, क्वेश्चन में अक्सर ये गलती हो जाती है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान नहीं देते, सही नहीं है तो नहीं को आप भूल जाते हैं और सही वाले पर टिक कर देते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान दें, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने ऑप्शन को चुनें। तो देखें, बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1816 में विद्रोह किया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है, ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया और संथालों ने 1855 से 56 में विद्रोह किया। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है, ये ग्वालियर के शासक अगर उस समय विद्रोह कर दिए होते तो शायद अंग्रेज उसी समय भाग खड़े होते। इन्होंने विद्रोह नहीं किया। ग्वालियर के शासकों ने क्या किया? उनकी मदद की। 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप था वो सामंतवादी था और जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के जो सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन वहीं पर कुछ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अन्य सामंतवादी तत्व जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के जो राजा थे, इन्होंने क्या किया? विद्रोह के दमन करने में सहायता की, मीन्स अंग्रेजों की मदद की। तो 1857 के विद्रोह के संकट के समय वायसराय कैनिंग का यह कहना था, उसने कहा था कि यदि सिंधिया मीन्स ग्वालियर का शासक भी अगर विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, अर्थात यहां से भागना होगा। तो समझ लीजिए ऐसी दशा थी। तो ग्वालियर के जो शासक थे सिंधिया परिवार, इन्होंने क्या किया? विद्रोह नहीं किया, अर्थात इन्होंने भारत के साथ विश्वासघात किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मित्र का नाटक नील दर्पण। तो देखिए यहां थोड़ा सा कुछ नहीं छप पाया है, इसमें नहीं प्रिंट हो पाया है, उसको हम लिख देते हैं। यहां जो मित्र लिखा हुआ है ये होना चाहिए दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण बहुत प्रसिद्ध था। ये नाटक नील दर्पण, ये आपको ध्यान देना है कि नील दर्पण जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखित है, ये भी ध्यान देना है। तो दीन बंधु मित्र के द्वारा, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो नील दर्पण जो है वो किसके द्वारा रचित है या किसने लिखा है? दीन बंधु मित्र ने। तो दीन बंधु मित्र के द्वारा जो रचित या लिखित जो नाटक है, अंग्रेजों के अत्याचारों को चित्रित करता है। किस अत्याचार को? जनजातियों पर, कारीगरों पर या की खेती करने वालों पर। यहां है, यहां नील की खेती होना चाहिए।
नील की खेती करने वालों पर, बुनकरों पर। तो देखिए ये नील की खेती करने वालों पर अत्याचार पर इन्होंने एक नाटक लिखा। क्या? दीन बंधु मित्र के द्वारा जो नाटक लिखा गया, नील दर्पण। अब नील दर्पण से ही आपको याद आना चाहिए कि नील से संबंधित खेती के विरोध के बारे में लिखा गया ये, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया नील दर्पण। तो देखिए जो किसान थे वो अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने संघर्ष किया और उसमें सबसे जुझारू और सबसे बड़े पैमाने पर ये जो फैला था विद्रोह, ये कहां था? बंगाल में। 1859 से 60 तक का समय था जब नील आंदोलन चल रहा था। तो नील उत्पादक जो थे उनके शोषण के खिलाफ किसानों की ये एक सीधी लड़ाई थी अंग्रेजों से। तो इस पर इन्होंने नाटक तैयार किया नील दर्पण। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्य क्या है देख लेते हैं। कथन, जो कथन है उसको हम सही मानते हैं, उन्हीं के आधार पर हम कारण की जांच करते हैं। तो देखते हैं कथन जो है उसके लिए कारण कहां तक सही है। कथन है, भारत में 19वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में औद्योगिक पुनरुत्थान हुआ और कारण है इसके लिए साम्राज्यवादी आवश्यकता थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ए और आर दोनों ही सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। मींस भारत में 19वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में औद्योगिक पुनरुत्थान हुआ, यह भी सही है। कारण आर, इसके लिए साम्राज्यवादी आवश्यकता थी, यह भी सही है इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट ऑप्शन भी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि ए और आर दोनों ही सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है। और बी में है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं है, तो ये गलत है। ए सत्य है, आर असत्य है, ऐसा नहीं है। जब दोनों सत्य हैं तो दोनों ही हैं। आर सत्य है, ए असत्य है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी पूंजी का निवेश निम्न में से एक उद्योग में आरंभ हुआ। तो निम्न में से किस एक उद्योग में आरंभ हुआ? जलयान निर्माण में, कोयला में, जूट उद्योग में या रेलवे में? तो भारत में विदेशी पूंजी का जो निवेश हुआ वो मुख्य रूप से रेलवे में हुआ। इन्होंने क्या किया, भारत में 1850 और 1870 के मध्य आधुनिक उद्योग धंधों की नींव तो पड़ी, सही है। सर्वप्रथम 1853 में रेलवे में विदेशी पूंजी का निवेश किया गया। हालांकि वास्तविक अगर विदेशी पूंजी का प्रारंभ देखा जाए कि कब से हुआ, तो वो 1856 में हुआ। पहले तो जो है यहीं की पूंजी लगाई गई। जब पहली बार भारत में रेलों के निर्माण के लिए सार्वजनिक ऋण द्वारा धन इकट्ठा किया गया था, तो वो समय था 1856 का। तो देखिए ये जो ऑप्शन है हमारा डी, ये इसके लिए राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भारत में विदेशी पूंजी का निवेश निम्न में से किस उद्योग में? रेलवे एक उद्योग में आरंभ हुआ, मीन्स रेलवे में इन्होंने विदेशी पूंजी लगाई पहली बार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में चाय के उत्पादन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। तो भारत में चाय के उत्पादन के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, इसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में शुरू किया। इसे अमेरिकी कंपनियों ने प्रारंभ किया। इसका उत्पादन देश के प्राचीन काल में होता था। इसे पुर्तगालियों ने शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों ने ही इसे शुरू किया। इसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में शुरू किया। यही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है,
रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग का सही रूप से पूर्वगामी होगी, यह वक्तव्य किसने दिया था, यह आपको बताना है। तो रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग का सही रूप से पूर्वगामी होगी, यह वक्तव्य दिया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी के वक्तव्य है ये, कार्ल मार्क्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। यहां भी ध्यान देना है, सही नहीं है आपको देखना है। इसके फलस्वरूप देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा कथन सही नहीं है। इसके फलस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों का असमान आर्थिक विकास हुआ, इससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। और थर्ड है, इसकी परिणति भारतीय हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों के विनाश में हुई। ब्रिटिश काल के कृषकों की दुर्दशा बढ़ी। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना था। तो इससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, यह सही नहीं था, और तो सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1793 में जमा को स्थायी रूप से निर्धारित करके कॉर्नवालिस चाहता था। क्या चाहता था? उनकी जमींदारी के आकार और महत्व की चिंता किए बिना केवल दूरदर्शी जमींदारों को बनाए रखना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी है, विद्यमान जमींदारों के स्थान पर अधिक मितव्ययी वर्ग की स्थापना करना चाहता था। या सी है, एक ऐसे वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखना चाहता था जो तथाकथित ऐतिहासिक अधिकार पर आधारित था। और डी ऑप्शन है, जमींदारों को अंग्रेज भूपतियों के समान स्थिति में रखना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है, एक ऐसे वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखना जो तथाकथित ऐतिहासिक अधिकार पर आधारित था। यही उसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसने बंगाल में दोहरे शासन का अंत किया? तो बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में क्या किया? दोहरे शासन का शुरुआत किया। और लेकिन यहां दोहरे शासन के अंत की बात की जा रही, किसने की? तो आपका ऑप्शन है वेलेजली, और दूसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए, बक्सर का जो युद्ध हुआ और उसके बाद बक्सर के युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की। किसने? क्लाइव ने ही लड़ा युद्ध और इन्होंने विजय प्राप्त की अंग्रेजों ने। तो 1765 में जब क्लाइव को भारत में अंग्रेजी प्रदेश का मुख्य सेनापति और गवर्नर बना दिया गया था, तब बंगाल की उलझन को कुख्यात द्वैत प्रणाली द्वारा सुलझाने का प्रयत्न किया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। मींस इसी ने क्या किया? ये दोहरे शासन की शुरुआत की। और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अनुशंसा पर इस घृणित प्रणाली को समाप्त कर दिया। किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स मींस ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है, नजमुद्दौला की स्थिति अपने पिता मीर जाफर की अपेक्षा कमजोर हो गई। नजमुद्दौला को अंग्रेजों द्वारा नामजद व्यक्तियों को शक्ति देने के लिए बाध्य किया गया, ये इसका कारण है।
कथन है शक्ति कमजोर हो गई, और कारण है कि उसको जो है कुछ नामजद व्यक्तियों को लाभ देने के लिए, शक्ति देने के लिए बाध्य किया गया। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो देखते हैं, ए असत्य है, आर सत्य है, ये गलत है। देखिए, ए और आर दोनों ही सत्य हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है, क्योंकि उसके पिता के बाद जो है नजमुद्दौला की स्थिति अपने पिता मीर जाफर की अपेक्षा कमजोर हो गई थी इसकी स्थिति, और नजमुद्दौला का अंग्रेजों द्वारा नामजद व्यक्तियों को शक्ति देने के लिए बाध्य किया गया था। तो ये दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन देखिए, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और सी ऑप्शन में है ए सत्य है, ए आर दोनों सत्य है, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 11 है कासिम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कासिम। यहां थोड़ा सा मीर कासिम होना चाहिए, मीर मिसप्रिंट हो गया है, नहीं हो पाया है। मीर कासिम इसका पूरा नाम है। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, जो मुख्य कारण था वो क्या था, ये आपको बताना है। कंपनी के अधिकारों द्वारा बिहार के किलों की खोजबीन का प्रश्न नहीं, मुंगेर को राजधानी परिवर्तन करने का प्रश्न, इससे भी कोई मतलब नहीं था। कंपनी द्वारा आंतरिक व्यापार कर की पूर्णता समाप्ति का प्रश्न, यही सबसे जटिल बात थी। कंपनी द्वारा आंतरिक व्यापार कर की पूर्णता समाप्ति का प्रश्न जो था, यही संघर्ष का कारण बना मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज क्या करते थे? ये शक्तियों का दुरुपयोग किया करते थे, इसलिए जो है पूर्णतः समाप्ति के प्रश्न पर दोनों के बीच युद्ध हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। क्या आया? एक दल को दूसरे दल से लड़ाना, ये तो खैर इनकी परंपरा ही रही थी, लेकिन मीर जाफर के शासनकाल में की बात की जा रही, तो उस समय की बात। सनह सनह नवाब को निष्क्रिय करना, सबसे बड़ी बात इनकी यही थी। ये धीरे धीरे नवाब को निष्क्रिय कर रहे थे, सारी शक्तियों को अपने हाथों में ले लेना चाहते थे। इनकी यही सबसे बड़ी गंदी नीति थी। बंगाल के हिंदू अधिकारियों को संरक्षण, अंग्रेजों के सहयोगियों को संरक्षण। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? नवाब को निष्क्रिय करना शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है प्लासी के बाद अंग्रेजों के नवाब की संस्था को बनाए रखा। प्लासी के युद्ध के बाद भी अंग्रेजों ने नवाब की संस्था को बनाए रखा। क्यों बनाए रखा? कुछ तो कारण रहा ही होगा। उन्होंने सोचा कि यह व्यवस्था अभी उनके हितों के अनुकूल नहीं थी। वे मुस्लिम भावना को संतुष्ट करना चाहते थे। उन्होंने इस बात के लिए मीर जाफर की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्हें मुगल सम्राट के प्रतिशोध का भय था, ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। उन्होंने सोचा था कि यह व्यवस्था अभी उनके हितों के अनुकूल नहीं थी, इसलिए उन्होंने छोड़ रखा था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजों के रुहेला सरदार हाफिज खां से युद्ध करने का कारण क्या था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति, ईस्ट इंडिया, वाम्पी और अवध नवाब के बीच हुई बनारस की संधि। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी होना चाहिए, ये वाम्पी जो है गलत है।
कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के बीच हुई बनारस की संधि की शर्तें, जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेजों के रोहिला सरदार हाफिज खां से युद्ध करने का कारण जो था वो यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के बीच बनारस की जो संधि हुई थी उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध इसके द्वारा संघ का निर्माण, ब्रिटिश प्रदेशों पर उसका आक्रमण। तो देखिए, जो मुख्य बात थी वो ये थी कि अंग्रेजों के रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां से युद्ध करने का जो मुख्य कारण था वो 1773 में युद्ध हुआ। 1773 ईस्वी में हेस्टिंग्स और अवध के मध्य जो है एक संधि हुई थी, बनारस की संधि जिसको कहा गया। और बनारस की संधि से अवध का जो नवाब था अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कंपनी की सेनाओं पर ही निर्भर करता था, क्योंकि उनसे यही संधि हुई थी। और संधि में ये क्या किया करते थे कि हम आपकी मदद किया करेंगे। इसी संधि का लाभ उठाकर कंपनी की सेना की सहायता से रुहेलखंड पर आक्रमण हुआ और अप्रैल 1774 में मीरापुर कटरा के स्थान पर हुए इस निर्णायक युद्ध में हाफिज रहमत खां मारा गया और रुहेलखंड अवध में सम्मिलित कर लिया गया। तो इस प्रकार से बनारस की जो संधि हुई थी उसी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब का साथ दिया और रुहेला सरदार हाफिज खां से युद्ध लड़ा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल की किस नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर में कमी की? ये था सरफराज खां। सरफराज खां ने क्या किया, बंगाल का ये नाजिम था और इसने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर में कमी कर दी, कटौती कर दी। कौन था? सरफराज खां, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, आज भी हमने आपको ये 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सभी तरह की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।